वेलकम इन द थर्ड लेक्चर। सो हमने अभी तक 2 लेक्चर खत्म कर लिए हैं, तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूनिफॉर्म फ्लो इन चैनल। ठीक है, चैनल में यूनिफॉर्म फ्लो में क्या रिलेशंस है, तो क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये समझने के लिए आप पहले एक चैनल ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस से कि आपका एक कोई चैनल है, ये चैनल का बेड है। सो लेट अस से कि ये चैनल का बेड है। लेट अस से यहाँ पे जो वाटर है कुछ इस तरीके से है, ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस है। तो वाटर सरफेस ये क्या है आपका वाटर सरफेस लेवल। आपको पता है कि वाटर सरफेस पे ही क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है इन केस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। सो यही WSL भी क्या है आपका HGL है। ठीक है, अगर आप बोले कि ये जो बेड है, कनाल का बेड है, ये कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, ऐसे से ये कुछ एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। लेट अस से इस एंगल को आप बोलते हैं, इस एंगल को आप बोलते हैं S0। S0 का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ बेड। ये कुछ एंगल S0 बना रहा है। अगर आप यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन लगाना स्टार्ट करें, एनर्जी इक्वेशन लगाना स्टार्ट करें, लेट अस से ये कोई एक रेफरेंस लाइन है। लेट मी ड्रॉ डिफरेंट कलर। ये क्या है आपकी एक रेफरेंस लाइन है या फिर एक्स एक्सिस की तरह एक लाइन है। ये क्या आपकी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन है या डेटम है ना, और डेटम है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी एक क्रॉस सेक्शन पे यहाँ से यहाँ तक की हाइट लेट अस से अगर Z1 है, वाटर जो है बेड से कितना ऊपर है, लेट अस से Y1 है। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे जो पॉइंट है, ठीक, ये क्या है आपका Z2 है। डेटम से इस पॉइंट तक की वैल्यू क्या है, Z2 है। यहाँ पे पर्टिकुलरली 0 दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपकी वाटर का जो हाइट है वो क्या है Y2 है। तो ये बेसिकली एनर्जी इक्वेशन कैसा होता है, Y1 प्लस Z1 प्लस V²/2g। तो अगर आप यहाँ पे जो वेलोसिटी है लेट अस से V1 है, तो अगर आप उसको भी ऐड करें, किसको V²/2g को भी ऐड कर लें यहाँ पे, तो वो पॉइंट यहाँ पहुंच रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ भी ऐड करें V² सेकंड सेक्शन पे वेलोसिटी को हेड को अगर आप ऊपर करें और इन दोनों से अगर आप एक और लाइन बनाएं, ठीक है, इस तरीके से एक लाइन बन रही है। अगर आपका ये चैनल क्या है, फ्रिक्शन है इस बेड पे, तो कुछ लॉस भी होगा। तो आप एक साइड पे हेड लॉस को भी दिखा दें कि लेट मी ठीक है, लेट अस से ये आपका एनर्जी लाइन है, इसको आप बोलते हैं क्या, टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है,
और अगर हेड लॉस हो रहा है तो अगर आप हेड लॉस को भी दिखाना चाहें तो इतनी वैल्यू क्या आपकी HF है। तो अगर आप इसको इस तरीके से ऐड करें तो आप एनर्जी इक्वेशन देख सकते हैं कि ये परफेक्टली यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब इसको आप थ्योरेटिकल तरीके से देखें कि क्या रिलेशन आता है जब आप एनर्जीज को देखते हैं। ठीक है, तो आप बर्नौली का इक्वेशन या फिर एनर्जी इक्वेशन लगा दें। सो एनर्जी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अप्लाई एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, सो y1 प्लस z1 प्लस v1 स्क्वायर बाय 2g must be equal to y2 plus z2 plus v2 स्क्वायर बाय 2g प्लस सम हेड लॉस। ठीक है, सम हेड लॉस। नाउ अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो चैनल है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे भी आपका जो चैनल है कैसा है, रेक्टेंगुलर है। इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है। शेप चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है कि डिस्चार्ज क्या है, कांस्टेंट है। और A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2 का फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड है। ठीक है, तो दोनों जगह पे चैनल की विड्थ क्या है, B है। तो आप एरिया में से B और B को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि A1 और A2 क्या है, बिल्कुल सेम है। दैट मीन्स कि V1 और V2 क्या है, बराबर है। ठीक है, V1 और V2 क्या है, बिल्कुल बराबर है। अगर आप दूसरी बार देखें कि चूंकि दोनों साइड का एरिया बराबर है, दोनों की विड्थ सेम है, दैट ऑल्सो मीन्स कि y1 और y2 भी क्या होगा, बराबर होगा। कहने का मतलब है कि y1 और y2 बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एरिया बराबर है। तो आप y1 और y2 को यहाँ पे कट कर सकते हैं। अगर A1 और A2 बराबर है दैट मीन्स V1 और V2 भी बराबर होगा। दैट ऑल्सो मीन्स कि यहाँ पे जो आप वेलोसिटी हेड है इसको भी आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आपका ये जो फॉर्मूला रिड्यूस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू हेड लॉस। ओके, अगर आप इस पूरे सिस्टम को L से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो ये Z1 माइनस Z2 बाई L इज नथिंग बट दिस वन। ठीक है, एस का अगर ये एंगल थीटा है तो एस का मतलब क्या है, tan थीटा है। तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की जो L है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका S0 है। ठीक है, अगर आप इस पोर्शन को ध्यान से देखें कि HF डिवाइडेड बाय L कौन सा एंगल है, ये एंगल है। ऑल्सो कौन सा एंगल है आपका, ये एंगल है। तो ये एंगल कुछ नहीं है बल्कि क्या है, टोटल एनर्जी लाइन का स्लोप है। ठीक है, तो हम इस एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं SF से। ऐसा क्या है, टोटल एनर्जी लाइन का स्लोप है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि HF इज इक्वल टू SF। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास ये रिलेशन निकल के आ जाता है। रिलेशन क्या है कि बेड स्लोप और टोटल एनर्जी लाइन का जो स्लोप है वो क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है हर यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम बेसिकली बात कर रहे हैं स्टेडी फ्लो की। सो नोट डाल के हम लिख सकते हैं, लेट मी राइट नोट। नोट क्या है कि
bed slope is always equal to slope of T या फिर टोटल एनर्जी लाइन। ठीक है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जर्व करने वाली है कि हमारा y1 y2 क्या था, बराबर था, हमारा डिस्चार्ज बराबर था, हमारा वेलोसिटी बराबर था। तो वही चीज को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी, डिस्चार्ज, कॉमा वेटेड एरिया, कॉमा वेटेड पेरीमीटर remains constant। ठीक है, along the channel ये सारी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती हैं, सेम रहती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारे लिए क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बेड स्लोप इस तरीके से है, ये क्या है, HGL लाइन है, ये TEL लाइन है। हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया क्या है कि S0 और SF बराबर है। इसका मतलब क्या है, बेड स्लोप और आपका TEL बिल्कुल सेम स्लोप का है। और अगर y1 y2 भी बराबर है तो ये HGL जो लाइन है इसका भी स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, स्लोप बिल्कुल सेम होगा। इसका ये भी मतलब है कि टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, वाटर सरफेस लाइन, बेड स्लोप are always parallel। ठीक है, ये तीनों चारों लाइन जो क्या है, ये हमेशा पैरेलल होती हैं, स्लोप की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, यहां तक अगर हम बात समझ गए हैं तो हम यूनिफॉर्म फ्लो में यूज होने वाली इक्वेशंस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कौन कौन से इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। सो इक्वेशंस यूज्ड इन यूनिफॉर्म फ्लो। सबसे पहला जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप बोलते हैं चैजीज इक्वेशन। हालांकि चैजीज का जो इक्वेशन है ये पाइप फ्लो में भी यूज होता है। सेम इक्वेशन को हम ओपन चैनल फ्लोस में भी यूज करते हैं। सो ये इक्वेशन इस तरीके से होता है, V इज इक्वल टू C अंडर रूट R डॉट एस एफ। ठीक है, इसके नोटेशन क्या है, V क्या है आपका, मीन वेलोसिटी है, C क्या है आपका, चैजी का कांस्टेंट है, R क्या है आपका, R आपका है हाइड्रोलिक मीन रेडियस। ठीक है, कहने का मतलब है वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। SF क्या है आपका,
स्लोप ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। ये आपका क्या है, ये उसके नोटेशंस है। अगर आप यहीं पे चेजिस के बाद अगर आप डिस्चार्ज निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी आपको पता है, अगर आप इसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्चार्ज बन जाएगा। तो इस फॉर्मूला में अगर आप एरिया का मल्टीप्लाई कर दें किससे, वेलोसिटी से, तो आपका जो फॉर्मूला है वो कैसा बन जाएगा, आर ऐसा, ठीक है। ये हो गया। कई बार पूछा जाता है कि जो C है इसका यूनिट क्या है, इसका डायमेंशन लेस है या किस तरीके से इसका यूनिट है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। इसी में नोट में आप लिख सकते हैं, वेलोसिटी का डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, सेकंड का आप टाइम कर दीजिए, मीटर का आप लेंथ कर दीजिए, ठीक है। C का हम यूनिट निकालने वाले हैं। फिर R का पावर क्या है, 1/2। R का यूनिट क्या है, एरिया का मतलब क्या है, एरिया डिवाइडेड बाय पेरीमीटर। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर, पेरीमीटर का यूनिट है मीटर, तो टोटल R का यूनिट क्या हो गया, मीटर। मीटर का मतलब है लेंथ और उसका पावर क्या है, 1/2। सो लेंथ का पावर 1/2। ये क्या है आपका स्लोप। स्लोप क्या होता है, tan थीटा होता है, यूनिट लेस होता है, तो इसकी जरूरत नहीं। तो यहां से अगर आप चेक करें, ठीक है, इसको आप इधर लेके जाएं तो L का पावर 1/2 और T का पावर -1। कहने का मतलब है जो C है आपका, ये डायमेंशन लेस नंबर नहीं है, ये एक कांस्टेंट है जिसका यूनिट क्या है, मीटर का हाफ और इनवर्स T, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे। हालांकि ये सब एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला इक्वेशन है, चेजिस इक्वेशन। बहुत दफा एग्जाम में इससे काफी सवाल पूछे जाते हैं और आपको अगर फॉर्मूला याद है आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सो दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है मैनिंग्स इक्वेशन, ठीक है। मैनिंग्स इक्वेशन क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/m r to the power 2/3 s to the power 1/2, ठीक है। नोटेशंस क्या है इसमें, v जो है आपका मीन वेलोसिटी है, r क्या है आपका हाइड्रोलिक मीन रेडियस है, ठीक है। कहने का मतलब है वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर। S क्या है आपका, स्लोप है। स्लोप कौन सा है आपका, एनर्जी का स्लोप भी ले सकते हैं आप, बेड का स्लोप भी ले सकते हैं, सारा स्लोप क्या है, बराबर है। सो आप यहाँ पे लिख लेंगे बेड का स्लोप, हालांकि आप कोई सा भी स्लोप यूज कर सकते हैं। देन n क्या है आपका, n है आपका मैनिंग्स कांस्टेंट। सेम प्रोसीजर है कि अगर आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन है तो आप डिस्चार्ज का भी इक्वेशन बना सकते हैं। क्या करना है, सिर्फ एरिया का मल्टीप्लाई कर देना है। सो द इक्वेशन विल बी A into 1/m r to the power 2/3 dot s का पावर 1/2, ठीक है। इस तरीके से ये दो इक्वेशन है जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं कैलकुलेशंस में। एग्जाम में काफ़ी सवाल भी इनसे पूछे जाते हैं।
लेकिन इम्पोर्टेंट बात जो ऑब्जर्व करने वाली है वो ये है, या जो आपको पता होना चाहिए, कि जो मैनिंग्स का इक्वेशन है ये ओपन चैनल फ्लो में ज्यादा रियलिस्टिक आंसर देता है। ठीक है, नोट क्या है, मैनिंग्स इक्वेशन गिव्स more correct answer as compared to Cauchy's equation in case of open channel flow। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, ठीक है, या क्वेश्चन नहीं है, जनरल ट्रेंड में आपके पास ऑप्शन हो कि आप मैनिंग्स का इक्वेशन यूज करेंगे या चैजिस का इक्वेशन यूज करेंगे, तो जब भी अगर कैनाल है या ओपन चैनल का सिस्टम है, हमेशा आप प्रेफर करें मैनिंग्स का इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ज़्यादा करेक्ट आंसर देता है। जो मैन एन है यहाँ पे, जो एन, ये डिपेंड करता है किस पे, मटेरियल पे, कि कौन सा मटेरियल आपका यूज हुआ है, उसकी रफनेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। ठीक है, रफ वैल्यू आप याद रख सकते हैं कि एन की वैल्यू 0.015 होती है फॉर कंक्रीट। अगर आपका कंक्रीट लाइनिंग करके आपने कनाल बनाया हुआ है तो उसकी वैल्यू 0.015 है। ये एक वैल्यू आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अदर टाइप के कनाल जैसे कि सॉइल से बना हो, लाइन नहीं हो, या किसी और चीज से लाइन हो, तो ये जो एन की वैल्यू है ये चेंज हो सकती है, पर एग्जाम के लिए आप ये एक वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप रिलेशन निकालना चाहें कि चैजी और मैनिंग्स के जो कांस्टेंट है दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप वो भी आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन C एंड N, कुछ नहीं करना है, आपको दोनों इक्वेशन से वेलोसिटी को इक्वेट कर देना है। तो पहले चैजिस का इक्वेशन से आप वेलोसिटी क्या होता है आपका, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट आर डॉट एस। मैनिंग्स में वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है, 1/n r टू द पावर 2/3 डॉट s टू द पावर 1/2। यहाँ से आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। c डॉट r का पावर 1/2 s का पावर 1/2 डॉट इज इक्वल टू 1/n डॉट r का पावर 2/3 s का पावर 1/2। सो c इज इक्वल टू ये कट गया, स्लोप का हाफ, c इज इक्वल टू 1/n r का पावर 2/3 माइनस 1/3, 2/3 माइनस 1/2, so this will be into 3 1/6। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, r टू द पावर 1/6। तो इन दोनों के बीच में आप रिलेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। कई बार इस तरीके से भी पूछा जाता है कि चैजिस की वैल्यू ये है, तो आप n की वैल्यू बतलाइए अगर कोई चैनल का क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ। तो इस तरीके से आप दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतनी बातें समझ गए हैं तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है कि आप जो भी चैनल बना रहे हैं उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिजाइन कर रहे हैं, तो आप ऐसा
क्रॉस सेक्शनल एरिया डिजाइन करें कि वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हो। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन के लिए हमारे जो टॉपिक का भी नाम क्या है, टॉपिक का नाम है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। ठीक है, ये हमारा टॉपिक का नाम है। ओके, सो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, यहाँ पे छोटी सी बात आप और ऐड कर लेंगे, उसको आप बोलते हैं मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन। क्या मतलब है इसका? तो इसका बिल्कुल साधारण सा मतलब है कि अगर आपका जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला इस तरीके से लिखा है, एरिया इंटू 1/n r⁴ डॉट s⁴ 1/2। लेटर से ये आपका चैनल है। ठीक है, ये कोई क्रॉस सेक्शन है चैनल का। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे आपने कंक्रीट से इसको लाइन कर दिया है। ये आपने क्या किया है, कंक्रीट से इसको क्या कर दिया है, लाइन किया है। ये क्या है, इसकी लाइनिंग है। तो इसकी ये जो कंक्रीट की लाइनिंग है, ये सबसे ज्यादा महंगा आइटम है किसी चैनल को बनाने में या किसी क्रॉस सेक्शन को बनाने में। तो कहने का मतलब है इसकी लाइनिंग जो है यही आपके कनाल की कॉस्ट को डिसाइड करता है। ठीक है, और यहाँ पे इस लाइनिंग का मतलब क्या है, इस सेक्शन का पेरीमीटर। ठीक है, अगर आपका पेरीमीटर इज लीस्ट, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट इज लोवेस्ट। तो पेरीमीटर डिसाइड करता है कि भैया आपका चैनल क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन है। ठीक है, लेकिन आप ऐसा चैनल नहीं बनाएंगे जिसमें पेरीमीटर बिल्कुल कम हो। आपको दूसरी चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें सफिशिएंट क्या हो, डिस्चार्ज फ्लो हो। ठीक है, डिस्चार्ज का फ्लो होना भी जरूरी है। तो अगर ये जो Q है, ये Q क्या है, मैक्सिमम फ्लो होता है, पेरीमीटर मिनिमम होता है, इस तरीके की अगर आप कंडीशन बनाएंगे तो आपका चैनल क्या कहलाएगा, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट एफिशिएंट। मोस्ट एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि Q क्या है आपका, मैक्सिमम। तो आपको जो भी चैनल बनाने हैं वो इस तरीके से बनाने हैं कि क्या है, पेरीमीटर लीस्ट हो, Q मैक्सिमम। इसका मतलब ये भी है कि अगर आप पेरीमीटर को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है विथ एक डायमेंशन, लेटर से y या विड्थ या हाइट, डिफरेंशिएट करके 0 निकाल करिए, यहां से y की कुछ वैल्यू आएगी और उस y की वैल्यू से आप डायमेंशन फिक्स करिए। आपको सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। ठीक है, ये तरीका है। सेम चीज आप डिस्चार्ज के साथ भी कर सकते हैं। डिस्चार्ज के इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करिए, इज इक्वल टू 0 करिए और फिर y की वैल्यू से आप क्रॉस सेक्शन डिसाइड करिए। ठीक है, चूंकि आप इसका लंबा चौड़ा डेरिवेशन के थ्रू जा सकते हैं, ठीक है, हम इसको शॉर्टकट तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, हमारे लिए फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एग्जाम में आप डेरिवेशन करने का वेट नहीं कर सकते। सो वी विल स्टिक टू दी वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। सो पहला जो आपका क्रॉस सेक्शन है, लेटर से अगर आपके पास कैसा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट एफिशिएंट कब होगा? याद करने का बिल्कुल अच्छा तरीका क्या है कि आप याद रखिए कि अगर ये सेक्शन होगा तो ये कुछ इस तरीके से,
इस तरीके से होगा। इसकी विड्थ काफी ज्यादा होगी और हाइट विड्थ के कंपैरिजन में कम होगी। लेट अस से ये इसकी हाइट क्या है y और ये इस चैनल की विड्थ क्या है b है। तो इकोनॉमिकल सेक्शन होने के लिए जो आप डिराइव करेंगे और जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो फाइनल वैल्यू ऐसे होगी, इसकी विड्थ जो है इसके हाइट से 2 टाइम्स हो। ये आप पहला रिलेशन याद रख सकते हैं। अगर ये रिलेशन आप समझ गए तो बाकी चीजें आप अपने आप निकाल लेंगे। कहने का मतलब है अगर आप इसका एरिया निकालना चाहें तो क्या होगा b इंटू वाई, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 2y है तो एरिया क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, एक टर्म में आ गया आपका, ठीक है। अगर आप पेरीमीटर निकालना चाहें तो पेरीमीटर क्या होता है दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड। ये साइड की क्या है आपकी हाइट है, हाइट ऑफ वाटर y है। सो b प्लस 2 ये y प्लस 4y कितना हो जाएगा 2y। b की वैल्यू 2y है तो पैरामीटर कितना हो जाएगा आपका 4y। अगर आप इतना समझ गए तो आप r भी निकाल सकते हैं। r क्या होता है आपका एरिया डिवाइडेड बाय पैरीमीटर, वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरीमीटर, दोनों सेम ही है। सो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y। तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा y बाय 2। रेक्टेंगुलर सेक्शन में हाइड्रोलिक मीन रेडियस की वैल्यू कितनी होते हैं y बाय 2। सिमिलरली जो आपका राउंड नंबर में जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन यूज होता है, ठीक है, जो क्या होता है आपका L एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ। एरिया क्या है आपका v इंटू वाई। टॉप विड्थ का मतलब क्या है ये टॉप विड्थ कितनी है b के बराबर है तो आप b से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका y। तो इस तरीके से आप वेरियस रिलेशन याद कर सकते हैं। हालांकि आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि ये जो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसमें क्या है विड्थ कितनी है जस्ट डबल है उसके हाइट से। अगर आपको ये बात याद है तो ये बाकी के 4 जो रिलेशन है ये आप ऑटोमेटिकली याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है आपके रेक्टेंगुलर सेक्शन की, रेक्टेंगुलर में मोस्ट इकोनॉमिकल मोस्ट एफिशिएंट क्रॉस सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। सो देखते हैं दूसरा सेक्शन जो ट्रायंगुलर सेक्शन है। तो अगर आप एक ट्रायंगुलर शेप का कनाल बनाना चाहते हैं तो उस ट्रायंगल की डायमेंशन क्या होनी चाहिए ताकि वो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हो और सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो। ओके, सो लेट अस से कि ये आपका ट्रायंगुलर कनाल का सेक्शन है। लेट अस से जो वाटर है यहां तक भरा हुआ है, ठीक, यहां से यहां तक हाइट ऑफ वाटर क्या है आपकी y है। हाइट ऑफ वाटर क्या है y है। लेट अस से ये जो साइड की स्लोप है, ठीक है, ये जो साइड की स्लोप है ये स्लोप किस तरीके से है कि अगर आप वर्टिकल इस टू हॉरिजॉन्टल का रेशियो देखो तो एक वर्टिकल पे लेट अस से क्या है m हॉरिजॉन्टल है। इस तरीके से ये रेशियो है। ये इस तरीके से जब आप एक्चुअल में क्वेश्चन देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा 1/5 या 1/2/3, है ना, इस तरीके से आएगा। तो हम जनरल रखने के लिए उसको m के टर्म्स में लिख रहे हैं। ओके, तो अगर कहने का मतलब है अगर ये टोटल y है जो कि क्या है वर्टिकल, उसके करस्पॉन्डिंग h कितना होगा। अगर 1 होता तो m होता, y होगा तो कितना होगा my होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको
इस तरीके से देखो कि अगर ये हाइट क्या है इसकी, इस साइड की, इस छोटे ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे, ये हाइट y है, तो इतनी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है ये क्या होगी, my होगी। सिमिलरली इस तरफ भी my होगी, ठीक है। ये तो हर सेक्शन के लिए होगा, ठीक है, हर सेक्शन के लिए होगा, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या ना हो। इकोनॉमिकल सेक्शन आप कैसे निकालेंगे, आप पेरीमीटर का इक्वेशन बनाइए, उसको डिफरेंशिएट करिए, इज इक्वल टू 0 रखिए, फिर जो डायमेंशन आए उसको आप चेक करिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो एंगल निकल के आ रहा है, ये एंगल इज नथिंग बट 45 डिग्री। दिस एंगल इज ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। ये एंगल क्या है आपका, 45 डिग्री है। अगर आप ये बात समझ गए हैं कि ये 45 डिग्री आने पे ये इकोनॉमिकल सेक्शन हो जाएगा, तो आप बाकी कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, अगर आप ध्यान से देखें इसको, तो परपेंडिकुलर, अगर आप tan 45 को देखें तो tan 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, सो इट इज tan 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है आपका my, बेस क्या है आपका y, तो m की वैल्यू क्या है tan 45, ठीक है, और tan 45 की वैल्यू क्या है 1, ओके। tan 45 की वैल्यू क्या है 1, और वही वैल्यू क्या है आपकी m की। तो अगर ये बात आप समझ गए हैं तो बाकी चीजें आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज आप, जैसे कि क्या है, लेटर से अगर आप निकालना चाहते हैं कि टॉप विड्थ कितनी है, तो टॉप विड्थ क्या होगी my इंटू 2, 2 my है। असल में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2y, ठीक है। अगर आप बात करें किसकी, पेरीमीटर की बात करें, इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, आप इस साइड की, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, m की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये क्या हो जाएगा 2√2y, ठीक है। इस तरीके से आपका पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया। एक बार पेरीमीटर कैलकुलेट हो गया, नेक्स्ट अगर आप एरिया निकालने की कोशिश करें तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है उसका 2 टाइम्स ऑफ my, 2 टाइम्स ऑफ my। हाइट कितनी है सिर्फ y, m की वैल्यू कितनी है 1, तो एरिया आपका कितना कैलकुलेट हो गया y², ठीक है। एक बार आपका एरिया कैलकुलेट हो गया, आप हाइड्रोलिक मीन रेडियस भी निकाल सकते हैं, r एरिया अपॉन पेरीमीटर, वेटेड एरिया, वेटेड पेरीमीटर। एरिया आपका कितना निकल के आया है y², पेरीमीटर आपका कितना निकल के आया है 2√2y। इसको आप सॉल्व कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा y डिवाइडेड बाय 2√2, ओके। सिमिलरली आप प्राउड नंबर के लिए भी L निकाल सकते हैं। L क्या होता है एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ। एरिया कितना है आपका y², ओके। टॉप विड्थ कितना है आपका 2y, सो ये कितना हो जाएगा y/2। इस तरीके से आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि m की वैल्यू कितनी है 1 है। बेसिकली यहाँ पे जो एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 45, 45, ओके।
तो अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ये 90 डिग्री है, यहाँ का एंगल क्या है 45 प्लस 45 90 डिग्री है। अगर आप इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे, ओके, तो असल में ये क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। एक क्या बनेगा, एक परफेक्ट सही डायग्राम कुछ इस तरीके से है। ये क्या है आपका 90 डिग्री है। तो अगर आप इसको ऊपर की तरफ भी बढ़ा देंगे तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो असल में बात क्या है कि जो आपका मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर सेक्शन है ये असल में एक स्क्वायर का हाफ है, ठीक है। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आपको ये बात याद आएगी कि ये एंगल कितना होने वाला है 90 डिग्री, और आप तुरंत m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि m असल में क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसको वर्टिकल नहीं लिखना है, ठीक है। तो सेम चीज, सेम पॉइंट को आप नोट में भी लिख सकते हैं। ये नोट है, सेम नोट है कि आपका जो मोस्ट इकोनॉमिकल मोस्ट एफिशिएंट ट्रायंगुलर सेक्शन है वो क्या है असल में एक स्क्वायर का हाफ है, ओके। इस तरीके से आप ट्रायंगल की सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये आप बात समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। तीसरे टाइप का जो क्रॉस सेक्शन है कनाल का वो क्या हो सकता है आपका ट्रैपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तीसरे टाइप का क्या है पॉसिबल है आपका ट्रैपेजॉइडल क्रॉस सेक्शन। हालांकि ज्यादा प्रचलन में ट्रैपेजॉइडल सेक्शन ही होता है। दूसरे सेक्शन कई बार यूज होते हैं लेकिन ज्यादातर लोग ट्रैपेजॉइडल सेक्शन बनाते हैं ताकि आप जो ट्रैपेजॉइड का स्लोप्स है वहां पे आराम से कोई भी मेन एक्टिविटीज इजीली आप कर सके। तो अगर आप ट्रैपेजॉइडल सेक्शन बनाए, ठीक है, लेटस से आपका ये क्या है एक चैनल है जो ट्रैपेजॉइड की शेप का है। लेटस से ये आपका क्या है ये आपका क्या है वाटर सरफेस है। हाइट ऑफ वाटर कितनी है दोबारा से y है। नीचे का जो बेस है लेटर से इसकी विड्थ क्या है b है, ठीक है। जो स्लोप्स है, स्लोप्स किस तरीके से है वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल क्या है 1/m, इस तरीके से लेटस सपोज ये कोई भी एक ट्रैपेजॉइडल है। अगर हम ऐसा सेक्शन की बात करें जो सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल हो तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज किस तरीके से चेंज हो जाएंगे। तो आपको बस ये याद रखना है कि इस सेक्शन को अगर आपको मोस्ट एफिशिएंट बनाना है, मोस्ट इकोनॉमिकल बनाना है, तो आप क्या करेंगे सेम तरीका पैरामीटर इस टर्म्स में लिखेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक वैल्यू ऑफ y कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि लेटर से मैं इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दे रहा हूं। लेटर से ये एंगल क्या है आपका थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है, ये हाइट क्या है आपकी y है, तो ये बेस क्या हो जाएगा my। सिमिलरली यहाँ भी my। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा जो ये थीटा है, थीटा की वैल्यू असल में कितनी है
60 डिग्री, ये आपको सॉल्व करने पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इस थीटा का यूज करें और कॉट थीटा निकालने की कोशिश करें तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। कॉट थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सो बेस क्या है आपका my और परपेंडिकुलर क्या है आपका y। यहां से आप देखेंगे तो आपकी m की जो वैल्यू है, ठीक है, m की वैल्यू क्या है 1/√3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब आप और एनालिसिस करेंगे और इस m की वैल्यू को और देखेंगे तो कुछ छोटी छोटी बातें आप और ऑब्जर्व करेंगे। वो इम्पोर्टेंट बातें क्या है कि जो आपका b है, जो b है वो असल में बराबर किसके होगा, इस साइड लेंथ के बराबर आएगा, साइड लेंथ के बराबर आएगा। ठीक, दूसरी बात आप और ऑब्जर्व करेंगे कि जो टॉप विड्थ है, ये जो टॉप की जो विड्थ है ये बेस के 2 टाइम्स आएगा। कहने का मतलब है साइड लेंथ के 2 टाइम्स आएगा। ओके, तो अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आप बहुत सारी कैलकुलेशन यूं ही कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज, ये 2 पॉइंट आपको हेल्प करेंगे ताकि आपको फॉर्मूलाज ज्यादा याद ना करने पड़े। ठीक है, सो लेट्स से कि आप एक साइड की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं, साइड लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो साइड लेंथ क्या होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। इट विल बी रूट ऑफ m² y² प्लस y², ये क्या हो जाएगा y, और रूट ऑफ 1 प्लस m²। m की वैल्यू आपको पता है कितनी है 1/√3। सो y अंडर रूट 1 प्लस 1/3। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 ऑफ y। ठीक है, कहने का मतलब है ये जो साइड लेंथ है इसकी वैल्यू कितनी है 2/√3 ऑफ y। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू याद है, ठीक है, अगर आप इतना कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो आप बाकी की चीजें, बाकी के जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये भी आप बड़े आसानी से याद कर लेंगे। सो लेट अस कैलकुलेट दैम। लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट टॉप विड्थ। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है कि साइड लेंथ क्या कितनी है 2/√3 ऑफ y और टॉप विड्थ क्या है 2 टाइम्स ऑफ b। ठीक है, तो ये टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ b। b की वैल्यू आपको पता है तो ये कितना हो जाएगा 4/√3 ऑफ y। ओके, फिर आप पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। लेट अस से आप पैरामीटर निकालें। पैरामीटर क्या होगा आपका बेस प्लस 2 साइड की लेंथ। ओके, तो आप यहाँ पे देखें, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि बेस और साइड की लेंथ क्या है बराबर है। तो आप पैरामीटर क्या होगा बेस प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइड लेंथ जो असल में बराबर है। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b, और आप इसको b की वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय √3 ऑफ y, और आप इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स √3 y। इस तरीके से आप पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, एरिया भी बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है।
क्या कहते हैं आप इस ट्रेपेजॉइड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक आपका क्या है रेक्टेंगल है, 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या है इक्वल है। तो आप यहां पे निकाल सकते हैं एरिया क्या है। पहले रेक्टेंगल का एरिया, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा b इंटू वाई, ठीक है, प्लस आपके 2 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल का एरिया। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जहां से आप देख सकते हैं आपका बेस कितना है my, सो my इंटू हाइट कितना है इसका y। अब आप सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। b की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है 2/√3 ऑफ y, ये y से मल्टीप्लाई होके स्क्वायर, प्लस m की वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। m की वैल्यू कितनी है आपकी 1/√3, सो दिस विल बी y²/√3। आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा √3 ऑफ y²। इस तरीके से आप एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार आपका एरिया और पैरामीटर कैलकुलेट हो गया तो आप r भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलकुलेट द r क्या होगा आपका वेटेड एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर, ठीक है। वेटेड एरिया आपका कितना है √3y², पैरामीटर आपने कितना निकाला हुआ है 2 टाइम्स √3 ऑफ y। यहां से आप सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा y/2। ये बिल्कुल सेम है जो आपका इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर सेक्शन में जितना r आ रहा था बिल्कुल उतना ही ट्रेपेजॉइडल सेक्शन में भी आता है, ठीक है। एक बार अगर आपने r निकाल लिया तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आप L भी निकाल सकते हैं फ्राउड नंबर के लिए। फ्राउड नंबर के लिए क्या होता है एरिया डिवाइडेड बाय टॉप विड्थ। एरिया आपका कितना है √3y²। टॉप विड्थ की आपकी वैल्यू कितनी है 2 टाइम्स ऑफ b, वैल्यू कितनी है 4 डिवाइड बाय √3 इंटू y। इसको आप सॉल्व कर देंगे कितना हो जाएगा 3/4 टाइम्स y। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो L आप निकाले हैं ये फ्राउड नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन है वो है। एंड लेट अस से यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आप फ्राउड नंबर निकालना चाहते हैं, फ्राउड नंबर क्या होता है v डिवाइडेड बाय √LG, ठीक है। तो ये v हो गया। L की वैल्यू क्या होगी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन के लिए 3/4 टाइम्स y इंटू g। इस तरीके से आप ये सारी प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास ये फॉर्मूले आपके दिमाग में हो, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका है कि आप सारे फॉर्मूला को याद कर लें, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आप याद नहीं कर सकते तो इन्हें डिराइव करना इतना कठिन नहीं है अगर आप बहुत छोटी छोटी चीजें ध्यान रखें, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, बस ये छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि थीटा कितना आ रहा है। अगर आपको ये थीटा की वैल्यू पता है, बाकी सारी चीजें आप थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम लेके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इतनी चीजें समझ गए हैं तो यहाँ पे आप एक नोट और लिख सकते हैं। नोट क्या है कि जो असल में आपका जो ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है आपका, ठीक है। इस तरीके से ये एंगल क्या है आपका 60 डिग्री है, ये एंगल भी क्या है आपका 60 डिग्री है, ठीक है।
तो अगर आप इसी को थोड़ा ऊपर प्रोजेक्ट करो और अगर आप देखो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ट्रेपेजॉइडल सेक्शन है, मोस्ट इकोनॉमिकल मोस्ट एफिशिएंट नेचर वाला, वो असल में एक आप देखेंगे हेक्सागोनल का हाफ है। तो आप नोट में क्या लिख सकते हैं, मोस्ट एफिशिएंट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजॉइडल section is nothing but half of a हेक्सागोन। ठीक है, एक हेक्सागोन का बिल्कुल हाफ है। अगर आप ये सिर्फ ये छोटी सी भी बात याद रखेंगे तो ये 60 डिग्री भी आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप ये जो ट्रेपेजॉइडल का इकोनॉमिकल सेक्शन है, ठीक है, अगर आप इस सेक्शन के टॉप विड्थ पे सेंटर बना के एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें या एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि जो सर्कल है ये असल में क्या होता है, कुछ इस तरीके से बनता है। कहने का मतलब है ये जो सेमी सर्कल है जो आपने सेंटर ऑफ टॉप विड्थ पे बनाया है, ये क्या आपका टॉप विड्थ बाय 2 है, ये टॉप विड्थ बाय 2 है। यहाँ पे अगर आप राउंडर रख के सर्कल बनाएंगे तो ये तीनों साइड को एक एक पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो ये आप सेकंड पॉइंट लिख लेंगे, इस सेमी सर्कल एट सेंटर at center or let me say at middle of top width touches 3 sides of section। ये तीनों साइड को एक एक पॉइंट पे टच करेगा। ये तभी टच करेगा जब आपका क्रॉस सेक्शन क्या हो, मोस्ट इकोनॉमिकल मोस्ट एफिशिएंट हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो ये जो सेमी सर्कल है ये एक एक पॉइंट पे टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट कर जाएगा किसी भी एक साइड को। ठीक है, तो ये जब कई बार ये एक लाइन एग्जाम में पूछी जाती है तो आप इस लाइन का भी ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब क्या है, सेक्शन की प्रॉपर्टी है। देखते हैं कि ये सब प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन में कैसे आ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको बताया गया है कि आपका क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्राइपोजॉइडल सेक्शन है जिसपे मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू क्या है 21.5 क्यूमेक है। बेड स्लोप दिया हुआ है आपको और आपको चार्जेस का कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि अगर आपके पास चेजी का कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपके पास चेजिस और मैनिंग्स एन के बीच में एक रिलेशन आपको पता है, तो आप उस रिलेशन का यूज करके एन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या रिलेशन है दोनों में,
दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, c इज इक्वल टू 1/n r⁴ ठीक है। इस तरीके से आपको ये वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, आपको r की वैल्यू चाहिए। r आपका क्या है, ट्रापेजॉइडल सेक्शन है। ट्रापेजॉइडल सेक्शन के लिए आपने अभी यहाँ पे देखा है कि मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रापेजॉइडल सेक्शन के लिए r की वैल्यू क्या होती है, y/2 होती है। तो आप इसका यूज क्वेश्चन में कर सकते हैं। यहाँ पे आप पुट करेंगे। c की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 70। 1/n डॉट r की वैल्यू क्या है, y/2 पावर 1/6। नाउ अभी भी आपको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो आप y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास एक और चीज आपको दिया हुआ है, डिस्चार्ज दिया हुआ है, आपको स्लोप भी दिया हुआ है। कहने का मतलब है, अगर आपको डिस्चार्ज पता है, स्लोप पता है, तो आपके पास एक और इक्वेशन है जिसमें आप c का यूज कर सकते हैं, विच इज नथिंग बट योर चेजिस फॉर्मूला। ठीक है, चेजिस का इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं। चेजिस का इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं डिस्चार्ज के लिए। Q is equal to area dot c dot under root r dot s। डिस्चार्ज की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 21.5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एरिया आप देखेंगे, इकोनॉमिकल सेक्शन का एरिया कितना होता है, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। एरिया कितना होता है, √3y²। तो आप इसको यहां पुट कर देंगे। तो दिस इज √3y²। c की वैल्यू कितनी है, 70। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू क्या है, y/2। ठीक है, s की वैल्यू आपको दी है 2500। ये क्या है, तो आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है। जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो यहां से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.75 मीटर। ठीक है, अगर एक बार आपके पास y की वैल्यू आ गई तो आप y की वैल्यू उठा के आप y की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो let me substitute the value, so it will be 70 is equal to 1/n into 2.75/2 का पावर 1/6। दोबारा से आप कैलकुलेटर यूज करेंगे और वैल्यू आप निकालेंगे तो ये निकल के आएगी 0.015। इस तरीके से आप n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसकी है, कंक्रीटिंग के लिए है। तो हालांकि आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अवेलेबल है और अगर आप ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, तो आप कोशिश करिए कि जो आपका क्वेश्चन है, अगर आपका कोई भी ऑप्शन कॉन्क्रीट लाइनिंग के क्लोज आंसर दे रहा है तो आप प्रेफर करिए उसी पे आप तुक्का लगाने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, अदरवाइज आप सॉल्व करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो रियलिस्टिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, तो उनका जो आंसर होता है वो भी रियलिस्टिक आंसर होता है। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके से आंसर नहीं आते हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करें। तो अगर आपके पास ऐसा टाइम है, ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपका टाइम कम है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। हालांकि गेट में ये बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि गेट में
नेगेटिव मार्किंग होती है और एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कम क्वेश्चन सॉल्व करें लेकिन 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करें, ठीक। सो दिस इज फॉर टुडेज लेक्चर। अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप आपको थोड़ा बेनिफिट हुआ होगा, आपने थोड़ा कुछ सीखा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। We will meet in the next lecture.